Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ओल्ड बुक अकेड चैनल पर। और आज हम सामाजिक अध्ययन का 11th चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। जैसे कि आप देखते हैं एनसीईआरटी हर बुक में किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी दी होती है, तो यहाँ पर भी हम वही पहले तो पढ़ेंगे। अरविंद इस बच्चे का नाम है। अरविंद राजा बना। अरविंद के स्कूल में एक नाटक होने वाला था, अरविंद उसमें राजा बना, राजा की भूमिका निभा रहा था। तो अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देता हुआ रू पहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई होगी जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता का भी पाठ करना होगा। संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है? अरविंद ये सोचने लगा, सोच में पड़ गया कि ऐसा राजा कौन हो सकता है। तो ऐसे राजा की जो हम बात कर रहे हैं वह कौन है? समुद्रगुप्त। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या बताती हैं प्रशस्तियां? बस प्रशस्तियां जो होती हैं वो किसी राजा वगैरह के शासक के प्रशंसा में जो लिखे गए अभिलेख होते हैं उन्हें कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। तो किसकी भूमिका? गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था अरविंद। समुद्रगुप्त के बारे में हमें एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। वास्तव में यह उसके दरबारी कवि हरिसेन, दरबारी कहा जा रहा है, हरिसेन द्वारा संस्कृत में लिखी एक कविता है। तो जो यहाँ पे कहा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? हरिसेन, जो उनका दरबारी था चंद्रगुप्त का, उसके द्वारा एक संस्कृत भाषा में लिखी कविता है। इसे करीब 1700 साल पहले लिखा गया था। कितने साल पहले? 1700 साल पहले लिखा गया था। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई भी की गई। तो इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ है उस पर इसकी खुदाई करके लिखा भी गया है। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं, ठीक है। तो जान लीजिए प्रशस्ति किसे कहते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। यह एक संस्कृत शब्द है और यह शब्द जो है संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा है। तो जैसा कि मैंने बताया था जिसका अर्थ प्रशंसा है। यह प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे तुमने अध्याय 10 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था। तो गौतमी पुत्र मतलब गौतम, वो बुद्ध जो थे उनकी माता सातकर्णी जो थी उनके बारे में पढ़ा था हमने। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। अब हम आगे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति देख लेते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति क्या है? आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान, एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। तो क्या क्या बताया है? राजा को एक योद्धा, युद्ध को जीतने वाला राजा, विद्वान, उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की गई है। यहां तक कि उसे ईश्वर के बराबर भी बताया गया और यहां तक कि उसे ईश्वर से भी तुलना कर दी गई, ईश्वर के बराबर भी बता दिया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहां वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया। तो प्रशस्ति में कहा जा रहा है लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं और यहाँ पे हमें एक ऐसा ही अंश दिया गया है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। योद्धा चंद्रगुप्त। अब ये चंद्रगुप्त के बारे में ये प्रशस्ति लिखी गई है। जिसका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों और बरछों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण भी अत्यंत सुंदर दिखता है। यहाँ जो कहा जा रहा है कि जो योद्धा है, या चंद्रगुप्त के बारे में कहा है, जो योद्धा होता है वो क्या है? बहुत ही सुंदर दिखता है, जबकि उसके शरीर पर क्या है? बहुत ही चोटों के निशान, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बरछों, तलवारों, लोहे के गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों के घाव के निशान होते हैं। उसके बावजूद भी उसका शरीर अत्यंत सुंदर दिखता है। तो यह वर्णन तुम्हें उस राजा के बारे में क्या बताता है? राजा किस प्रकार युद्ध
लड़ते। तो राजा जो युद्ध लड़ा करते, जो भी युद्ध हुआ करता था बहुत ही साहसी और महान हुआ करता था, बहुत ही साहस भरा हुआ करता था। उसके बारे में प्रशस्ति लिखी जाती थी, लिखी जा रही है यहाँ पे। ये समुद्रगुप्त के बारे में लिखी है, जो उनका दरबारी था हरिसेन। तो हरिसेन द्वारा ये संस्कृत में कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं, जिसका हिंदी अनुवाद यहाँ पे किया गया होगा। आगे देखते हैं। अगर तुम मानचित्र 7+113 को गौर से देखो तो पाओगे कि क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तो आगे एक हमें 113 पेज पे मैप दिखाया गया है, जिसमें क्या है कि ये बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त का क्षेत्र था वो कौन कौन सा क्षेत्र था। तो वो हमें लाल रंग से, हरे रंग से दिखाया गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे, और जहां लाल बिंदु जो हरा रंग है वो तो समुद्रगुप्त के दिखाया गया है शासन, और जो लाल बिंदु हैं, जहां पे लाल बिंदु हैं, वो उन्होंने उसे जीता था। तो ये कह रहे हैं समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे, उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले हरे कलर के दिखेंगे। तो उसे हम आगे देखेंगे मानचित्र में। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया। तो ये जो मानचित्र बनाया गया है प्रशस्तियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया। तो हरिसेन ने इन 4 प्रकार के राजाओं की, उनके प्रति और समुद्रगुप्त, उसी में साथ में समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया है। अब यहां पे कहा जा रहा है वीणा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते दिखाया गया। तो ये जो सिक्के दिखाए गए हैं चंद्रगुप्त के, यहाँ पे क्या वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, उसी का जिक्र किया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या दिया है, नंबर 1 है मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यव्रत के उन 9 शासकों का है। तो किनका है, आर्यव्रत के उन 9 शासकों का है जिन्हें चंद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो चंद्रगुप्त ने क्या है, उन 9 राज्यों को हराकर अपने राज्य में मिला लिया था। हरा रंग जो है वो क्षेत्र दिखाया जा रहा है जहां पे कन्नौज, प्रयागराज, पाटलिपुत्र और नालंदा है, ठीक है, वो क्षेत्र दिखाया जा रहा है। उसी के साथ आगे कहा जा रहा है, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक, दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। तो जो दक्षिणापथ के शासक थे, इनकी राजधानियों को दिखाने के लिए लाल बिंदु से दर्शाया गया है। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था। और ये जो थे समुद्रगुप्त के सामने सब समर्पण कर दिया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर राज शासन करने की अनुमति दी, और जब उन्होंने समर्पण करा तो समुद्रगुप्त ने अपनी दयालुता दिखाते हुए क्या फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। फिर आता है पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। तो पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा क्या है, बैगनी रंग से रंगा गया है। इसमें आसम तटीय, बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ, तो गण या संघ की बात करी जा रही है यहाँ पे। हम किन्हें कहते थे, गण या संघ? गण कई सदस्यों वाले समूह को कहा करते थे, हमने जो प्रीवियस 6 लेसन में पढ़ा है। और संघ जो हम कहते थे संगठन या सभा को कहते थे, ठीक है। तो भूलने की कोई भी चीज नहीं है, हमें याद रखना है, सब चीजें लिंक हैं एक चैप्टर से। आते थे ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, और ये लोग क्या है, हमेशा राजा को खुश रखने की कोशिश करते थे, इसलिए उनके लिए उपहार लाया करते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन किया करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। और टाइम टाइम पे क्या है, उनकी खैर खबर लेने के दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से दिखाया, तो मैप में जो नीला कलर दिखाया गया है वो बाह्य मतलब बाहरी इलाके हैं। संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। ये जो थे कुषाण और शक वंश के थे, जो बाहरी इलाके दिखाए गए हैं, जो कहा जा रहा है यहाँ पे नीले रंग के दिखाए जा रहे हैं। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे, और इसमें श्रीलंका के शासक भी थे जिन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनस्था स्वीकार की, और जिन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनस्था स्वीकार की थी और अपनी पुत्रियों का विवाह भी किया था। अब यहाँ पे देखिए उसी मानचित्र की बात की जा रही है, वही मानचित्र दिखाया। मानचित्र प्रयाग इलाहाबाद का पुराना नाम है। तो मानचित्र में जो इलाहाबाद दिखाया जा रहा है वो प्रयाग जो है इलाहाबाद का पुराना नाम है। उज्जैन तथा पाटलिपुत्र पटना, मतलब उज्जैन और तथा पाटलिपुत्र को पटना, ये गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे।
आर्यवर्त तथा दक्षिणापथ के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था? क्या इस अंतर के पीछे तुम्हें कोई कारण दिखाई देता है? चलिए मैप देख लेते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है। ये देखिए, यहां पर जो हरे रंग का दिखाया जा रहा है, ये क्या था? ये समुद्रगुप्त का क्षेत्र था। कन्नौज, प्रयागराज जो इलाहाबाद वगैरह में पड़ता है, और पाटलिपुत्र, नालंदा, ठीक है, ये दिखाया जा रहा है। फिर नीचे हम आ जाते हैं, जो दक्षिणापथ है, यहाँ पे लाल बिंदु दिखाए गए हैं। ये लाल बिंदु जो दिखाए जा रहे हैं, ये देखिए, ये वाले लाल बिंदु जो दिखाए जा रहे हैं, ये लाल बिंदु जो हैंगे किसके हैं? ये जो राज्यों ने समर्पण कर दिया था समुद्रगुप्त के सामने, ये वो राज्य हैं, और फिर समर्पण के बाद समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी, उन्हें दिखाया गया है। उसके बाद में हम आ जाते हैं जो बैगनी घेरा है। बैगनी घेरा आपका कौन सा वाला है? ये वाला। ये जो है, ये बैगनी घेरा जो है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के गण और संघ क्षेत्र थे, ठीक है। तो ये क्या थे? राजा से मिलकर रहा करते थे, उनके लिए उपहार लाया करते थे, और टाइम टाइम पर उन्हें क्या है, उपहार के साथ साथ उनकी खैर खबर लिया करते थे, जिससे राजा खुश रहे, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं कि ये कहा जा रहा है मैप में, जो नीला रंग है, जो नीला रंग है ये वाला, ये बाहरी इलाके हैं, ये हो गया, ठीक है। और नीचे हो गया आपका ये जो हो गया, ठीक है, ये वाला। तो यहां कुषाण तथा शक वंश की बात करी जा रही है। यहाँ पे जो थे कुषाण और शक वंश थे, उन्होंने भी क्या था कि चंद्रगुप्त की अधीनस्था को अपना लिया था, स्वीकार कर लिया था, और उन्होंने जो था अपनी पुत्रियों का विवाह भी किया था चंद्रगुप्त के साथ। वंशावलियां, यहां पे हम वंशावलियों के बारे में पढ़ेंगे। तो वंशावली क्या होती है? वंशावली भी क्या है? वंशावली एक प्रशस्तियां ही हुआ करती हैं, या प्रशस्ति पत्र कह सकते हैं। इसमें क्या है कि वंशावत मतलब वंशावली दिखाई जाती थी कि उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, उसका पुत्र, इस ढंग से उसमें चर्चा हुआ करती थी, उसके बारे में लिखा हुआ करता था, उसे वंशावली कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताएंगी। तो यहाँ पे देखो कहा जा रहा है कि अधिकांश जो प्रशस्तियां थी वो शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपिता मतलब प्रपिता जो थे, पिता के पिता हो गए, ठीक है, यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी मां कुमार देवी लिच्छवी गण की थी। जो उनकी माता थी कुमार देवी, वो कौन से गण की थी? लिच्छवी गण की थी। और पिता चंद्रगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के थे, और पहले शासक थे। जो चंद्रगुप्त के वंश के थे वो पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा अधिराज की जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ? इस वंश का महत्व बढ़ता गया। चंद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। तो यहां कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त के बारे में जो हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उनके जो अभिलेख थे और सिक्के, उससे पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था। तो उन्होंने पश्चिम में जो था अंतिम शासक शक जो था उसे परास्त किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भर गया था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। इनके विषय में और जानकारी अध्याय 12 में पढ़ेंगे। तो कालिदास जैसे और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जैसे क्या है उनके दरबार में थे ऐसे विद्वान लोग, और इसके बारे में हम अध्याय 12 में पढ़ेंगे, जो लास्ट चैप्टर होगा हमारा इस 6th क्लास की एनसीईआरटी सामाजिक अध्ययन की बुक का। अब हर्षवर्धन तथा हर्षचरित जो है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में भी उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे। ऐसे ही एक राजा कौन थे? हर्षवर्धन थे,
जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। तो जो यह कहा जा रहा है कि उनके जो दरबारी थे बाणभट्ट, उन्होंने इनकी हर्षचरित जो है जीवनी लिखी है, और वो किस में लिखी है? संस्कृत में लिखी है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन किया गया है। तो हर्षचरित लिखी, इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। तीर्थयात्री ह्वेन-त्सांग जिनके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा है। तो यहां पे जो हैगा वैन है, ये शैंग नहीं है, ठीक है। ये जो यहां पे कहा जा रहा है ह्वेन-त्सांग, जिसके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा होगा। आगे देखते हैं। काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण किया। और कहा जा रहा है कि जो ह्वेन-त्सांग थे वो हर्षवर्धन के काफी टाइम तक दरबार में रहे, और उन्होंने जो भी वहां देखा वो सब उन्होंने विस्तृत विवरण दिया है। यहां पर हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे थे। तो हर्ष जो थे अपने पिता के सबसे बड़े बेटे थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। अपने बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के बाद थानेसर के राजा बने थे। तो जो उनके बहनोई थे, कन्नौज के शासक थे, उनकी भी मृत्यु हो गई थी जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार दिया। मतलब बंगाल के शासक जब होता तो उन्होंने उनकी मृत्यु कर दी थी। तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। तो हर्ष ने क्या है, कन्नौज को भी अपने अधीन कर लिया था। बंगाल पर आक्रमण कर दिया, और अधीन कर बंगाल पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। तो यहाँ पे कहा जा रहा है मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें जितनी भी सफलता मिली थी, ठीक है, पूर्व में, वो उन्हें और कहीं इतनी सफलता नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वारा उन्हें रोक दिया गया। जब वो ये पूर्व में जीत के बाद जब आगे बढ़े वो दक्कन की ओर, तो उन्हें क्या, चालुक्य नरेश जो थे पुलकेशिन ने रोक दिया। अब पल्लव और चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र में लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। कहां तक फैला था? कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्ण और तुंगभद्र नदियों के बीच स्थित था। कहां पर? तुंगभद्र नदियों के बीच स्थित था, जो कि कर्नाटक के बेल्ट में आता है। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। चालुक्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, और इसी के साथ ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था, जो मानचित्र 7/113 में दिखाया गया हुआ। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, और धीरे धीरे इसी के साथ ये एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहां कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। तो जो ये चालुक्य और पल्लव थे ये आपस में लड़ते रहते थे और एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था। तो मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता है। राजधानियों को इसलिए बनाया जाता था कि यहाँ पे समृद्ध शहर हुआ करते थे, ठीक है, इसलिए ज्यादातर इन्हीं क्षेत्रों को निशाना बनाया जाता था। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। जो पुलकेशिन द्वितीय थे वो सबसे प्रसिद्ध राजा हुए हैं। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। पुलकेशिन की जो प्रशस्ति लिखी गई है वो किसके द्वारा रचित है? रवि कीर्ति द्वारा रचित है, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे पूछ सकते हैं कि हर्षवर्धन की जो प्रशस्ति है वो कवि बाणभट्ट, उनके दरबारी कवि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाएगा कि समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो आपकी हरिसेन द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर
से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो बताया गया है इसमें खास तौर से इनकी 4 पीढ़ियों के पूर्वजों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था, और पुलकेशिन जो द्वितीय थे उन्हें यह राज्य जो जहां से मिला था वो उनके चाचा के द्वारा मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम में दोनों समुद्री तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। दोनों पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अभियान चलाए रवि कीर्ति के अनुसार। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोक दिया, और उन्होंने क्या है, हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोक दिया था। हर्ष का अर्थ होता है आनंद, सभी जानते हैं हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। तो यह कहा जा रहा है कि जाहिर सी बात है, जब कोई किसी उसमें पराजय हासिल कर लेगा और अगर वो हर्ष नाम है तो हर्ष नाम की चीज उसके पास नहीं रहेगी। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कवि। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, और जो पुलकेशिन द्वितीय था उसने क्या पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण कर दिया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी, और कांचीपुरम की दीवार के पीछे उसे शरण लेके अपनी जान बचानी पड़ी थी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी, और चालुक्य की विजय क्या थी, अल्पकालीन थी। लड़ाई में दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। अब ये आपस में ही लड़ते रहते, तो इनकी लड़ाई का फायदा क्या है, चोल वंश ने उठाया और इन्हें राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया इन्हें। ठीक है, इनकी जो ये आपसी लड़ाई थी तो चोल वंशों ने इसका फायदा उठाया और उन्हें समाप्त कर दिया। इसके बाद इसके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे, तो इसके बारे में कक्षा 7 जो एनसीईआरटी की जो हमारी सामाजिक अध्ययन की बुक होगी उसमें हम पढ़ेंगे। वे कौन से अन्य शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, अध्याय 10 देखेंगे। तो अध्याय 10 में हमने पढ़ा था कि कौन कौन शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। आगे देख लेते हैं इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। तो यहाँ कहा जा रहा है इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। पहले की राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना। तो भूमि कर जो रहा है सबसे महत्वपूर्ण रहा है। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, और प्रशासन की जो प्राथमिक इकाई हुआ करते थे वो गांव हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य शक्ति रखने के वाले लोगों के समर्थन जुटाने के लिए कदम उठाए। तो वो कदम कौन कौन से देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए। तो कुछ पद जो थे वो क्या थे, अनुवांशिक बन गए, अर्थात उनके बेटे को ही वो पद मिला करता था। और कवि हरिशेन जो थे अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्यायाधीश बने थे। ऐसे ही हरिशेन जो थे वो अपने पिता के कारण ही महादंड नायक अर्थात मुख्य न्यायाधीश बने थे। मतलब तो यहां पे ये प्रूफ करा जा रहा है। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करते थे, तो कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करना पड़ता है, आज भी आप देखते हो। ठीक है, जैसे कि हरिशेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमार मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री भी थे। कुमार मात्य मतलब महत्वपूर्ण मंत्री भी थे, तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषय में भी मंत्री था। एक ही व्यक्ति कई तरीके की भूमिका निभाया करता था उस समय भी, और आज भी आप ऐसा देखते हो। शासन प्रशासन में क्या है, एक व्यक्ति को कभी कभी क्या है कई जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं कर्मचारी के अभाव में, तो वही यहाँ पे हुआ करता था। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। तो जो प्रशासनीय जो प्रशासन था वहां के जो स्थायी व्यक्ति हुआ करते थे, प्रमुख व्यक्तियों, उनका बहुत बोलबाला हुआ करता था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी कि मुख्य बैंकर, नगर श्रेष्ठी कहा जा रहा है मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार, तथा कायस्थो यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी। तो कहा जा रहा है इस तरह की जो कुछ नीतियां होती थी वो कुछ हद तक प्रभावशाली होती नहीं, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे।
कुछ व्यक्ति इतने शक्तिशाली हो जाया करते थे कि वो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया करते थे। सोचकर बताओ कि अफसरों का पद अनुवांशिक कर देने में क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो नुकसान यही है कि अगर वह शासक अच्छा नहीं है और उसी के वंशज को वो पद मिलेगा तो हो सकता है वो भी अच्छा ना हो, ठीक है। और हमें मतलब अपनी मर्जी के हिसाब से जो हमारे लिए सुटेबल लगता है चुनने का अधिकार नहीं था। सबसे बड़ा तो यही हमारी जो स्वतंत्रता का हनन था, ये देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। एक नए प्रकार की सेना, तो यहाँ कहा जा रहा है एक नए प्रकार की सेना हुआ करती थी। क्या थी ये नए? कुछ राजा सभी अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे। तो कुछ राजा अभी भी क्या थे? सुसंगठित सेना रखा करते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही हुआ करते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी हुआ करते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं मिलता था, और इन सेना नायक जो हुआ करते थे इन्हें कोई नियमित वेतन पे नहीं रखा जाता, नियमित वेतन नहीं मिलता था। बदले में इनमें से कुछ भूमि दान दिया जाता था। तो बदले में इन्हें क्या था? कुछ भूमि दान दे दिया जाता था, जिससे वो अपने सारा व्यवस्था कर सकें। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। ठीक, जो इन्हें भूमि दे दी जाती थी उससे कर वसूलते थे और अपने घोड़ों की और अपनी देखभाल किया करते थे। ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते और साथ ही युद्ध के लिए हथियार भी जुटाया करते थे, जो भूमि कर मिलता था इससे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। तो ये सामंत जो वर्ड आया है ये हम थोड़ा समझे। सामंत कहते हैं एक स्वतंत्र रूप से सैनिक तैयार कर लिए जाते हैं और उसके बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता है कि उन्हें कोई मतलब परमानेंट वेतन पे नहीं रखा जाता है। उन्हें ट्रेनिंग देने के बाद छोड़ दिया जाता है। उनसे कहा जाता है जो आप काम कर रहे हो वो काम करते रहो, और जब कभी हमें जरूरत होगी तो हम आपको बुलाएंगे और उस दौरान आपको आपके लिए हम वेतन या जो भी होगा वो हम प्रोवाइड कराएंगे। कुछ इस तरीके से व्यवस्था हुआ करती थी। तो आज भी कुछ देशों में ऐसी व्यवस्था है, उत्तरी कोरिया वगैरह हो गया, इजराइल वगैरह हो गया, यहाँ पे ऐसी व्यवस्था है। फिर बात आती है कि जैसे ही दुर्बल, अगर कभी राजा क्या है दिखता था कि इन सामंत लोगों को कभी दिखता था कि राजा दुर्बल हो गया है, अब हम इस पे अपना दबाव बना सकते हैं, तो वो क्या है विद्रोह कर जाया करते थे और राजा से अपनी स्वतंत्रता की मांग करने लगते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं, अभी दक्षिण के राज्यों में सभाएं की बात की जा रही है। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण। तो कहा जा रहा है पल्लवों के अभिलेख जो मिले उनमें से कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक जो कही जा रही है वो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन की बात की जा रही है, जिसे सभा कहते थे। तो सभा किसे कहते थे? जो भूस्वामी ब्राह्मण हुआ करते थे उन्हें सभा कहा करते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी, बड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही जा रही है। उर नामक ग्राम सभा, तो सभा आपने प्रीवियस लेसन में पढ़ा है क्या होता थी सभा, ठीक है। तो उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन, संगठन से मतलब ये भी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, संगठन एक समूह को कहा करते थे, ठीक है। तो नगरम नगर नहीं है, नगरम है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप रॉन्ग ना कर दीजिएगा नगर समझ के। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। बहुत सी स्थानीय सभाएं क्या शताब्दियों तक काम करती रही। उस जमाने में आम लोग, अब उस जमाने में आम लोगों के बारे में बताया गया है। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। तो जनसाधारण की जो हमें झलक मिलती है वो क्या नाटकों या कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। तो कालिदास जो हैं काफी फेमस राइटर रहे हैं, आप भी जानते हैं। वो राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात
यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। तो राजा और ब्राह्मण को अधिकांश संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। तो उस समय जो है संस्कृत की बात करी जाए तो इसका मतलब संस्कृत बोला करते थे, संस्कृत लैंग्वेज हुआ करती थी, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते थे। तो जहाँ राज्य सभाएं वगैरह हुआ करती थी, जहाँ समृद्ध लोग हुआ करते थे, वहाँ संस्कृत बोली जाती थी, ब्राह्मण लोग, राजा लोग हुआ करते थे, ठीक है। और जो एक जनसाधारण हुआ करते थे वो लोग प्राकृत भाषा बोलते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम आपने ये पढ़ी है कहानी, आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी, काफी फेमस कहानी है। तो एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी दिखाई गई है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। जो कर्मचारी के साथ कर्मचारियों ने जो उस मछुआरे के साथ दुर्व्यवहार किया उसकी बात कही जा रही है। देखते हैं क्या कहानी है। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिलती है। एक मछुआरा होता है, उसे एक अंगूठी मिलती है। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, और राजा ने यह अंगूठी क्या अपनी प्रेमिका को भेंट की थी जिसका नाम शकुंतला था। दुर्घटनावश उससे एक मछली निकल गई, और दुर्घटनावश जब वो उसकी मतलब उनकी प्रेमिका से वो अंगूठी खो जाती है तो वो दुर्घटनावश एक मछली निकल जाती है। मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचता है। द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया। द्वारपाल जो वहां थे उसने देखा तो उसने उस पर चोरी का आरोप लगा दिया। अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया, और अधिकारी उससे बहुत बुरी तरह पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ, और राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ। उन्होंने मछुआरों को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। तो ये देखिए आज भी होता ही है कि अगर आप एक ऑर्डिनरी व्यक्ति हो, मतलब जनसाधारण व्यक्ति से बिलोंग करते हो, तो आपकी जो है शिकायतों को, आवाज को दबा दिया जाता है, जल्दी नहीं सुना जाता है। और जो नीचे के कर्मचारी होते हैं वो अगर आपको कोई बात ऊपर पहुंचानी तो आपकी बात जल्दी नहीं पहुंच पाती, और पहुंचती भी है तो बहुत कोशिशों और मुश्किलों के बाद। तो ये कोई नई बात नहीं है। आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है वह पुलिस में खबर करता है। जाहिर सी बात है भाई, ईमानदार होगा पुलिस में खबर कर देता है। तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा? करना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ होता है, सही है। जो रियलिटी है, अगर रियलिटी फेस करें तो यही है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिए, और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपने अभिलेख लिखवाए। तो ये बात की जा रही है हमारे 7-8 लेसन में। जैन धर्म में महावीर स्वामी थे जिन्होंने प्राकृत में उपदेश भी दिए और अपने अभिलेख भी लिखवाए। इसीलिए बोलता हूं कुछ भी भूलना नहीं है, हमें याद रखना है। हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक मिलेगा आपको। चीनी तीर्थयात्री का सियेन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया। सियेन कहा जा रहा है, फाशियन कहा जा रहा है, ये चीनी एक तीर्थयात्री था, ठीक है, उसकी बात करी जा रही है। तो उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। तो अछूत जो बात कही जा रही है, कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें अछूत माना जाता था, जिन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था और उन्हें शहरों के बाहर रहने के लिए बोला जाता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। तो ये लकड़ी के एक टुकड़े पर क्या चोट करते रहते थे जब इन्हें कभी शहर में आना होता था। ये आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। तो बाणभट्ट द्वारा क्या है, एक राजा की सेना जो कि अभियान पे निकली हुई है उसका सचित्र वर्णन करा जा रहा है। वो हम कहानी पढ़ते हैं, चलिए। राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर चला करते थे, बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हाथियों के अतिरिक्त हाथी हुआ करते थे। रोजमर्रा के प्रयोग में आने वाली चीजें होती थीं, जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे। असबाब की बात करी जाए, सोने के पायदान भी शामिल थे। खाने पीने का सामान,
बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊंटों पर हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल, तुरही बजाते हुए चला करते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था, आदर सत्कार करना पड़ता था। जो गांव रास्ते में पड़ते थे वे दही, गुड़, फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश, विध्वंस निशानी छोड़ जाती थी। उनके हाथी, घोड़े जो बड़े बड़े हुआ करते थे वो क्या करते, अक्सर गांव में जो लोग हुआ करते थे उनकी झोपड़ियां कुचल डालते थे। व्यापारियों के काफिले जो होते थे उनमें क्या, जो बैल हुआ करते थे, जुते बैल हुआ करते थे, काफिलों में इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े हुआ करते थे। बाणभट्ट लिखते हैं पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती है, मतलब पूरी दुनिया जो होती है धूल के गर्त में डूब जाया करती थी। सेना के साथ ले जाई जाने वाली चीजों की सूची बना, तो जो आपको इसमें दिखाया गया है उसकी सूची बनाने को कहा जा रहा है। ये होमवर्क है। आगे चलते हैं। अब ये हमारा चैप्टर का एंड है, अन्यत्र, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें अन्य देशों के बारे में भी बताया जाता है, अन्य जगहों के बारे में भी बताया जाता है। देख लेते हैं क्या है अन्यत्र। मानचित्र 6+84-85 में अरब ढूंढो। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। मरुभूमि मतलब मरुस्थल होने के कारण भी क्या है, सदियों से अरब जो है यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जो कहा जा रहा है यहाँ पे कि भारत और यूरोप जो है, यूरोप के बीच जो है समुद्री व्यापार बढ़ाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो किसने, जो अरब व्यापारी थे उन्होंने, नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच एक समुद्री व्यापार बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे। बेदुइन, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहना है अरब में रहने वाले अन्य लोगों में कौन, बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले हुआ करते। और बेदुइन कौन हुआ करते थे, घुमक्कड़ कबीले हुआ करते थे। बेदुइन, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने ग्रीन कर दिया है, ठीक है। ये मुख्य रूप से ऊंटों पर आश्रित होते थे, और ये मुख्य रूप से ऊंटों पर आश्रित हुआ करते थे। इसका रीजन ये कि ऊंट क्या है, लंबे समय तक मरुस्थल में स्वस्थ और जिंदा रह सकता है बिना पानी खाए पिए, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुस्थल में भी स्वस्थ रह सकता है। यही बात मैंने बताई। लोग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में 1400 साल पहले मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी, ठीक है। जो मोहम्मद जो है उन्होंने इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना, और ईसाई धर्म की तरह इस्लाम धर्म ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। उनके बाद सभी को समान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया। तो यहाँ पे इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है कुरान, उसका एक अंश दिया गया है। देख लेते हैं क्या अंश है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रताएं बनाए रखने वाली स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाली स्त्रियों और पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए क्षमा और पुरस्कार रखा है। ये जो इसमें बताई गई बातें इसलिए कहा जा रहा है कि अल्लाह ने इन सब के लिए क्षमा और पुरस्कार रखा है। इस तरीके के लोगों को अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो थे इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे। अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध जो है यहाँ पे कहा जा रहा है आज का पाकिस्तान है, ठीक है, जो कि आज का पाकिस्तान है, जीत लिया था।
चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब हम चैप्टर हमारे समाप्त हो गया है यहाँ पे, और ये कुछ उपयोगी शब्द हैं, इन्हें हम एक बार एक नज़र डाल लेते हैं क्या है उपयोगी शब्द। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो प्रशस्ति है एक प्रशंसा से रिलेटेड है, प्रशंसा की जाती है, जो राजा वगैरह होते हैं उनके बारे में लिखा जाता है, उसे प्रशस्ति पत्र कहते हैं। आर्यवर्त कौन हुआ करते थे? 9 शासक, जो 9 शासकों को कहा जाता है, 9 शासक हुआ करते थे जो समुद्रगुप्त ने जीत लिया था, उसके बारे में कहा है। दक्षिणापथ 12 शासक, जिन्हें 12 शासकों के नाम से जाना जाता है, और समुद्रगुप्त की अधीनता जिन्होंने स्वीकार की थी और उन्हें दोबारा से राज्य करने की अनुमति दे दी थी, तो दक्षिणापथ वो हैं ये। वंशावली, वंशावली जो प्रशस्ति पूर्वजों के बारे में लिखी गई होती है उसे वंशावली कहा जाता है। अनुवांशिक पदाधिकारी, अनुवांशिक पदाधिकारी का क्या है कि भाई इसका जो आज बना हुआ है शासक, उसके बाद में उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, उसे वंशावली कहा। सामंत, सामंत वो हुआ करते थे तो स्वतंत्र सैनिक हुआ करते थे, उन्हें क्या है ट्रेनिंग देने के बाद छोड़ दिया जाता था, और जब जरूरत हुआ करती थी उन्हें बुला लिया जाता था, उन्हें सामंत कहा करते थे। सभा, सभा आप पहले भी पढ़ चुके हो, जहां भू ब्राह्मण को सभा जो है भू ब्राह्मण नहीं हुआ करते थे, वहां और नामक एक सभा का गठन होता था, उसे सभा कहते हैं। नगरम, नगरम व्यापारियों का एक संगठन हुआ करता था। और अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां वो देख लेते हैं। गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले हुई थी, हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले। तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट थी जो लास्ट चैप्टर में हमने देखी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये सब। और फ्रेंड्स जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF और अन्य वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, अन्य वीडियोस के लिंक भी आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.